ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी की संशोधित दरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कुछ चिन्हित वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में संशोधन किया गया। कुछ वस्तु अथवा सेवाओं पर दरें बढ़ाई गईं, कुछ पर दरें घटाई गईं और कुछ वस्तुओं और सेवाओं को एग्जेम्पशन लिस्ट से हटाकर जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया। और ये सारे निर्णय जीएसटी फिटमेंट कमेटी की 23 जून को हुई बैठक के बाद दिए गए सुझावों के आधार पर लिए गए। मिस्टर भट्टाचार्य, क्या आप जीएसटी की दरों में संशोधन के निर्णय की प्रक्रिया के बारे में हमें बता सकते हैं? जीएसटी फिटमेंट कमेटी और जीएसटी काउंसिल में सदस्यता की रूपरेखा क्या है और किस आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं? ये जो जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय की बात जो आपने की चंडीगढ़ में हुआ, इसका जो प्रोसेस जो है वो काफी लंबा प्रोसेस है और प्रोसीडियर्स की तरफ से पद्धति जो अपनाते हैं जीएसटी काउंसिल वो काफी लंबा है। जीएसटी की एक फिटमेंट कमेटी होती है, उसके अंदर केंद्रीय सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सदस्य होते हैं और विभिन्न प्रदेशों के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी सदस्य होते हैं और यही एक्सपर्ट्स मिलकर अपना रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को भेजते हैं। और जैसा कि जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नए कानून के तहत बताया गया है कि सारी जो नए रेट्स या रेट्स की परिवर्तन करने की जो पूरी क्षमता इस वक्त जीएसटी काउंसिल के पास है, जिसकी नेतृत्व केंद्र के वित्त मंत्री करते हैं और उसके साथ साथ जो समस्त प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज के जो वित्त मंत्री जो होते हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। तो ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन कौन सी रिकमेंडेशंस वो अपनाएंगे। इस बार जो चंडीगढ़ में जो बैठक हुई उसमें बहुत सारे ऐसे जो रिकमेंडेशंस हैं उसको जीएसटी काउंसिल ने इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कहा। बोला गया कि अगली बार डिसीजन लेंगे, बार रिव्यू करेंगे और कई रिकमेंडेशंस का अमल इस काउंसिल की मीटिंग में किया गया है और उसी के अनुसार 18 जुलाई से ये नए डेट्स जो रिकमेंडेशंस अपनाने के बाद एनफोर्स हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में वृद्धि वैल्यू चेन में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए की गई है। इस संदर्भ में आप हमें सरल शब्दों में बता सकते हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे दूर करना क्यों जरूरी है? जीएसटी दरों में इंटरमीडिएट स्टेजेस में जो लोग टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को रिफंड किया जाता है फाइनल गुड्स में जो टैक्स लगती है। मान लीजिए इंटरमीडिएट टैक्सेस अगर 15% होते हैं और अगर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके टैक्स में 20% टैक्स है तो सरकार को सिर्फ 5% टैक्स ही मिलती है। और ऑल्टरनेटिवली क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट स्टेजेस में 20% का टैक्स है और फाइनल प्रोडक्ट में 15% का टैक्स है तो विक्रेता जो है उसको 5% का रिफंड मिलता है, क्योंकि जीएसटी में कैस्केडिंग टैक्स नहीं लगाया जाता है और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वस्तुएं सेवाएं हैं जीएसटी के अंदर जिनमें एक ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ गया था, जिनकी फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल सर्विस में जो टैक्स रेट थी वो इंटरमीडिएट स्टेज की टैक्सेस से कम थी, उससे रिफंड का क्लेम बढ़ रहा था। इस बार जीएसटी काउंसिल के बैठक में इस चीज को एड्रेस करने के लिए, इस चीज की जो असुविधाएं हो रही थी ट्रेड को, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को भी करने की, बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज हैं जिनमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एड्रेस किया गया है, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो ड्यूटी है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस की ड्यूटी से थोड़ी बढ़ के लगाया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है उनमें प्रमुख कौन सी है? 5% का जो जीएसटी लगाया गया है वो लेबल्ड यानी ब्रांडेड आटा या ब्रांडेड पनीर या ब्रांडेड दही जिसे हम कहेंगे, उसमें ही ये जीएसटी टैक्स 5% का लगेगा। मान लीजिए हलवाई के दुकान में जाकर आप दही खरीदते हैं, जो अपने बर्तन लेके और जो दही खरीदते हैं लोग, उसमें ये टैक्स नहीं लगा है। पनीर अगर आप सब्जी वाले से खरीदते हैं उसमें खुला पनीर में कोई टैक्स नहीं है। पर हाँ, अगर आप पैकेज और कोई ब्रांडेड यानी लेबल्ड प्रोड्यूस में लेंगे आप, उसमें 5% का जीएसटी जो लोएस्ट बैंड में है। और मैं मानता हूं कि ये पैकेज लेबल्ड फूड
जो कंज्यूम कर रहा है उसको 5% से थोड़ी बहुत दाम तो जरूर बढ़ेंगे उससे, पर ये वैल्यू चेन के लिए और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए मैं समझता हूँ इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। भट्टाचार्य, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर लिए गए इस फैसले से सरकारी राजस्व को होने वाला फायदा देश के सतत विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन जो है, जिसे आप सरलीकरण भी कहेंगे, और एक काम जो जीएसटी में पिछले कई महीनों से हो रहा है वो है ये ई इनवॉइसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जो हो रहा है। ये जीएसटी के लिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस को ट्रैक किया जा रहा है ठीक तरह से। मैं समझता हूँ उससे जीएसटी कलेक्शन की जो वृद्धि दर बढ़ गई है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी वृद्धि हमारी अर्थनीति के लिए, केंद्रीय राजस्व के लिए बहुत बड़ा एक स्रोत बन गया है। पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो करीबन 1.5 लाख करोड़ की कलेक्शन जो हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि हमारी सालाना जो कलेक्शन टारगेट है उसको मीट करने में काफी सहायता करेगी। केंद्र और स्टेट्स को भी अगर राजस्व ठीक तरह से मिलता है तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और विकास के लिए जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है उससे काफी सहायता मिलती है। कहा जाता है कि जीएसटी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, और जैसा आपने कहा कि रेट रैशनलाइजेशन की तरफ हमेशा जीएसटी काउंसिल का अटेम्प्ट रहता है कि सरलीकरण की तरफ बढ़े। इसी संदर्भ में घटाई भी गई हैं दरें। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसमें दो चीज मुझे नजर आती है। पहली बात कि संशोधन जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या रोपवे में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में पहले 12% का जो एक रेट था उसको 5%, ये टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। उसी तरह जो ट्रक रेंट्स कर रहे हैं या गुड्स जहाँ पे आप कैरी कर रहे हैं फ्यूल को मिलाकर, उसमें पहले 18% का था, उससे घटाकर 12% कर दिया गया है। उसी तरह अगर एयर ट्रैवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर आप इकोनॉमी क्लास में आ रहे हैं उसमें जीएसटी की पूरी तरह से छूट दे गई है। ये मैं समझता हूँ केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के सरकार जो जीएसटी काउंसिल में है उनका ओवरऑल एक डेवलपमेंट के नजरिया जो है उसको दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि ये चेंजेस जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो एक गुड एंड सिंपल टैक्स जिसे जीएसटी को कहा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 3 रेट में सारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए और सर्विसेज आने चाहिए, और जो सिन गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, उसको अलग कर दीजिए। मान लीजिए 3 जो रेट हैं, अगर ये 5 और ये 12 को अगर आप बढ़ा दें या 18 को घटा दें, 16 और 28, ये अगर 3 रेट में आ सकें तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी एक गुड एंड सिंपल टैक्स की हम आशा कर सकते हैं। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये रेट रैशनलाइजेशन से, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को घटाने से ये 3 रेट की एक रूपरेखा नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए ये डायरेक्शन मिल रहा है। एग्जेम्पशन लिस्ट का अर्थ क्या है, और कुछ सेवाओं को एग्जेम्पशन लिस्ट से हटाया गया है, उनको जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? जीएसटी सिस्टम ऐसा है कि जितनी कम एग्जेम्पशंस हो उतनी ही बढ़िया ये कर प्रणाली साबित होगी। एग्जेम्पशंस जितना बढ़ाएंगी तो आपको एक मॉडरेट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में पहुंचने के लिए और भी असुविधाएं आएंगी। तो जीएसटी को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गोल ये रहना चाहिए कि किस तरह से एग्जेम्पशंस लिस्ट को मिनिमम से मिनिमम, जो बहुत जरूरी आइटम है, लाइफ सेविंग आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, क्योंकि एग्जेम्पशन लिस्ट से क्या होता है, लीकेज होती है और इनपुट टैक्स रिफंड की जो एक स्कोप होती है जीएसटी में वो घट जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एग्जेम्पशन लिस्ट को कम करना जीएसटी सिस्टम की सरलीकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और हम इसी तरह एग्जेम्पशन लिस्ट को जितनी घटा सकते हैं मैं समझता हूँ कि जीएसटी के लिए अच्छा रहेगा। मिस्टर भट्टाचार्य, जीएसटी दरों में हालिया संशोधन पर हमसे चर्चा करने के लिए और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी की संशोधित दरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।